नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है इस विंध्य पाठशाला के चैनल पर। मैं अनंत सोनी आप सभी का एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम आपके सामने बायोलॉजी में एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन लगभग कोशिका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। तो दोस्तों टाइम वेस्ट न करते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। बायोलॉजी में आज दोस्तों पढ़ेंगे हम लोग कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होता क्या है, सबसे पहले हम आपको ये बता दें। देखिए हमारे शरीर में हर समय सेल का नष्ट होना और नए सेल का बनना ये हमेशा चलता रहता है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमें घाव लग गया या चोट लग गया दोस्तों, तो उस समय हमारी जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं वो खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती हैं और नई कोशिकाएं बन जाती हैं। तो क्या हुआ कि पुरानी कोशिका से नई कोशिका का निर्माण हुआ दोस्तों। इसी को बोलते हैं कोशिका का विभाजन। मतलब कैसे बनता कैसे है, मतलब पुरानी कोशिका से नई कोशिका में परिवर्तन ये कोशिका विभाजन के दौरान ही होता है। तो उसी को आज हम लोग सेल डिवीजन पढ़ेंगे। कोशिका का विभाजन कैसे होता है। मात्र कोशिका, मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका, मतलब हुआ क्या, मतलब मदर सेल होती है, उस मदर सेल में कुछ परिवर्तन आता है, वह मदर सेल डॉटर सेल में परिवर्तन हो जाता है। तो मदर सेल से कोशिका का छोटे छोटे डॉटर सेल में परिवर्तन होना सेल डिवीजन कहलाता है। मदर सेल मतलब आप जान ही रहे हैं, मदर माता और उनसे बनी उनकी पुत्रियां। तो यही है सेल डिवीजन, यही है कोशिका विभाजन। कोशिका में भी एकदम वही कंसेप्ट यूज हो रहा है जो हमारे जनरल लाइफ में यूज होता है कि मात्र कोशिका से लेकर के डॉटर सेल का निर्माण होना, मतलब मदर सेल से डॉटर सेल का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन होता कब है ये हम आपको बता चुके हैं कि जब हमारे शरीर में कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो एक नई कोशिका का निर्माण होता है। ये नई कोशिका इसी कोशिका विभाजन के प्रोसेस के दौरान ही होता है दोस्तों। सेल डिवीजन ही एक ऐसा तरीका होता है जिसके द्वारा हमारे शरीर में नई कोशिका का निर्माण। कोशिका विभाजन जब तक नहीं होगा तब तक हमारे शरीर में एक नई सेल का निर्माण नहीं होगा। तो हमारे शरीर में नई सेल का निर्माण करने के लिए सेल डिवीजन होना बड़ा जरूरी प्रोसेस होता है। कोशिका बनने से लेकर के इसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक, मतलब कोशिका बनने से लेकर के फिर उसका विभाजन हुआ, फिर संतति मतलब पुत्री कोशिका या डॉटर सेल के बनने तक होने वाली प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। मतलब कोशिका का बनना, फिर कोशिका का विभाजन, फिर कोशिका का विभाजन किसमें हुआ है, संतति कोशिका मतलब पुत्री कोशिकाओं में। ये सभी प्रक्रिया दोस्तों क्या कहलाता है, कोशिका चक्र कहलाता है। और कोशिका चक्र के 4 चरण होते हैं। ये कौन बताया, हार्वर्ड और पेल्प ने बताया। कोशिका चक्र के 4 चरण होते हैं। कौन कौन से, इसी कोशिका चक्र में आपको कोशिका का बनना भी देखने को मिलेगा, फिर कोशिका का विभाजन और कोशिका विभाजित होकर के अपने डॉटर सेल में बदल गई है। ये सभी चक्र कोशिका चक्र सेल साइकिल कहलाता है। तो सेल साइकिल की अगर बात करें तो जीवन अवस्था, G2 अवस्था, S अवस्था और M अवस्थाएं, ये सब है आपके अवस्था। अगर इसमें G1, G2 और S अवस्था को बात करें तो ये इंटरफेज अवस्था है। इसके बाद आपका डिवीजन होता है, मतलब ये विभाजन की तैयारी यहाँ तक हो रही है। यहाँ तक दोस्तों क्या हुई है, विभाजन की तैयारी। उसके बाद क्या हो रही है, कोशिका का विभाजन स्टार्ट हुआ है। किसमें, M स्टेट में। तो जीवन क्या है, जीवन मतलब जो फर्स्ट स्टेज है, इसमें क्या होता है, ये जो साइकिल बना, 4 जो चरण हुए हैं कोशिका चक्र के, ये जो 4 चरण हैं दोस्तों, इस चारों चरण में पहला जो चरण है जीवन, इसमें क्या हुआ है, आरएनए और आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है दोस्तों। फिर उसके बाद S में क्या होता है, विभाजन की तैयारी हो गई है, मतलब अब तो विभाजन होना है, इसका स्टार्टिंग होना शुरू हो गया है। किसमें, S स्टेज में। और फिर उसके बाद M अवस्था में स्टार्ट हो जाता है कोशिका का विभाजन। तैयारी कहाँ हो गई है, इस S स्टेज में। ये जो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, G1, G2 और S, ये है इंटरफेज स्टेज।
मतलब यहाँ तक इंटरफेज है। ये उपापचयी क्रियाओं द्वारा विभाजन की तैयारी यहाँ तक हो रही है। फिर उसके बाद एम अवस्था में, एम स्टेट में कोशिका का विभाजन हो जाता है। इसमें दोस्तों देखिए आप लोगों ने कि G1, G2 और S स्टेट होते हैं। इस स्टेट में आपका उपापचयी क्रियाओं द्वारा विभाजन की तैयारी शुरू हुई है और एम स्टेट में कोशिका का विभाजन होता है। और कोशिका का विभाजन निम्न चरणों में होता है, ये भी तुरंत नहीं हो जाता है। प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर टीलोफेज होता है, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाता है। ये आपका फेज है। फिर उसके बाद केंद्रक और कोशिका द्रव्य का बंटवारा होता है। इसी फेज में केंद्रक और कोशिका द्रव्य का बंटवारा, और केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बंटवारा का मतलब ही हो गया कोशिका का विभाजन हो गया। तो कोशिका का मेन विभाजन एम स्टेज में होता है। बाकी ये जो G1, G2 और S है दोस्तों, ये हमारा मतलब अंतरावस्था है, इंटरफेज है। यहां तक तो तैयारी शुरू हुई है। पहले में आपका आरएनए का संश्लेषण, फिर डीएनए का संश्लेषण, फिर यहाँ विभाजन की तैयारी, और यहाँ पर विभाजन हो गया है। ये 4 आपके चरण होते हैं पूरे साइकिल में। कोशिका से बनने से लेकर के आपके विभाजन तक में ये पूरे 4 चरण होते हैं। इसी 4 चरण के अंतर्गत आपका कोशिका का विभाजन होता है। कोशिका के विभाजन के लिए 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। 3 प्रकार का कोशिका का विभाजन होता है, जिसमें आपके असूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं एमाइटोसिस, सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं माइटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन जिसको बोलते हैं मियोसिस। तो अर्धसूत्री, सूत्री और असूत्री, ये 3 प्रकार के कोशिका का विभाजन होता है, जिसमें पहला प्रकार है दोस्तों असूत्री विभाजन। असूत्री मतलब एमाइटोसिस विभाजन। असूत्री विभाजन पहले बता दें आपको, ये जो विभाजन है दोस्तों, ये विभाजन आपको मैक्सिमम प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल में मिलेंगे। मतलब जैसे कि जीवाणु हो गए, नीलहरित शैवाल हो गए, जो अविकसित कोशिकाएं होती हैं, उनमें ये प्रकार के कोशिका विभाजन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो असूत्री विभाजन है वो अविकसित कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं, जैसे अमीबा, यीस्ट, नीलहरित शैवाल। मात्र कोशिकाओं का केंद्रक, मात्र इसमें कैसे विभाजन होता है वो आपको बता दे रहे हैं। मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाएं बनती हैं। मात्र कोशिकाओं से संतति कोशिकाएं बन रही हैं। तो मात्र कोशिकाओं का केंद्रक मतलब जो कोशिका है उनका केंद्रक जो दोस्तों जो होता है, वो केंद्रक पहले क्या होता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लंबा होकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, यह केंद्रक है। फिर केंद्रक के डिवीजन के बाद अब नंबर आया किसका, कोशिका द्रव्य। हाँ, मात्र कोशिका में क्या होता है, मात्र कोशिका में थोड़ा सा, ये मात्र कोशिका है, मात्र कोशिका में थोड़ा सा लंबाई होती है। लंबाई में लंबा होकर के थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, भाग 1 और भाग 2। ये देखिए भाग 1 और भाग 2 में कोशिका का केंद्रक, मात्र कोशिका का केंद्रक का डिवीजन हो गया है। फिर उसके बाद कोशिका द्रव्य में संकुचन होता है। अब बारी आया कोशिका द्रव्य की। पहले कोशिका का केंद्रक विभाजन हुआ, फिर कोशिका द्रव्य की बारी आई। कोशिका द्रव्य में संकुचन हुआ, संकुचन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है। तो असूत्री विभाजन कहाँ मिलता है दोस्तों, अविकसित कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, जैसे अमीबा, यीस्ट। इसमें क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक थोड़ा सा लंबा हो जाता है, केंद्रक लंबा होकर के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। केंद्रक के डिवीजन के बाद अब बारी आया कोशिका के द्रव्य की। कोशिका द्रव्य में संकुचन होता है, संकुचन के बाद वो भी डिवाइड हो जाता है। तो ये डिवाइड होने के बाद ये कोशिका का विभाजन हो जाता है, कोशिका नया बन जाता है। तो ये अक्सर आपको इतना असूत्री विभाजन आपको अविकसित कोशिकाओं में ही मिलेंगे। जैसे असूत्री विभाजन हम लोगों ने पढ़ लिया, किस प्रकार से कोशिका का विभाजन असूत्री होता है। एमाइटोसिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा कोशिका का विभाजन हम देखने जा रहे हैं, समसूत्री विभाजन। समसूत्री कोशिका का विभाजन दोस्तों वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि समसूत्री माइटोसिस, एमाइटोसिस हमने पढ़ लिया हुआ है। अब माइटोसिस जो होता है उसका जो खोज है वाल्टर फ्लेमिंग ने किया। दोस्तों जो कोशिका का विभाजन होता है वो किस प्रकार से हो रहा है, इसकी जानकारी फ्लेमिंग ने, समसूत्री विभाजन की जानकारी फ्लेमिंग ने दी। और आप ये सोचते होंगे कि कोशिका का विभाजन हम देख कैसे पा रहे हैं। दोस्तों हम इस समय कोशिका का विभाजन माइक्रोस्कोप की हेल्प से बड़े आराम से होता कैसे है, विभाजन कैसे हो रहा है, ये हम माइक्रोस्कोप की मदद से अब देख सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि ये 3 प्रकार के कोशिका का विभाजन होते हैं। तो उसमें दूसरे प्रकार का जो कोशिका का विभाजन है, ये वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री कोशिका का विभाजन किया। इस विभाजन के 2 मुख्य भाग होते हैं, एक है केंद्रक का विभाजन, एक है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म का विभाजन। केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन, आपको बता दें कि सबसे पहले कोशिका में केंद्रक का विभाजन होता है। सबसे पहले कोशिका में केंद्रक का विभाजन होता है।
जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। फिर उसके बाद होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। तो पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, फिर होता है साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले दोस्तों केंद्रक का विभाजन होता है। कोशिका में सबसे पहले किसका विभाजन होता है दोस्तों? केंद्रक का। ये कोशिका है, अगर सेल है, इसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा। विभाजन में ऐसे केंद्रक का विभाजन, जैसे ये कोशिका है, इसमें केंद्रक का विभाजन ऐसे हो गया दोस्तों। केंद्रक के विभाजन के बाद फिर धीरे धीरे कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है, फिर कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं नई कोशिका का निर्माण हुआ है। तो कोशिका का विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन, फिर उसके बाद केंद्रक द्रव्य का विभाजन। जो केंद्रक का विभाजन होता है, इसमें पहले तुरंत कोई कोशिका का निर्माण होता है, तो तुरंत कोई कोशिका के निर्माण के बाद विभाजन शुरू नहीं हो जाता है। पहले कोशिका का मैच्योरिटी लेवल आता है, परिपक्व होता है, कोशिका अपना ग्रोथ करता है, उसके बाद कोशिका का धीरे धीरे विभाजन होता है। इससे पहले हम आपको बताए हैं कि कोशिका के विभाजन में जब हम केंद्रक के विभाजन की बात करते हैं, तो केंद्रक के विभाजन में दो आपके फेज होते हैं। एक होते हैं इंटरफेज, एक होता है माइटोटिक फेज। एक होता है इंटरफेज, एक होता है माइटोटिक फेज। इंटरफेज में 90 to 95% समय लगता है। क्यों? इसमें कई प्रकार के स्टेज होते हैं, चलो होते हैं PMAT। P फॉर प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टेलोफेज। ये 4 चरण आपके इंटरफेज में होते हैं। 90 से 95% का समय आपका इंटरफेज में लगता है केंद्रक को। फिर उसके बाद केंद्रक का विभाजन मैटोटिक फेज में आता है और 5 से 10% का समय आपका माइटोटिक फेज में लगता है। तो इंटरफेज ये जो होता है दोस्तों, इसमें कोशिका का ग्रोथ, कोशिका में संश्लेषण, ये सभी होने के बाद मैटोटिक फेज आता है, जिसमें 5 से 10% का समय लगता है। ये सपोज करिए इंटरफेज केंद्रक के पूरे ग्रोथ तक का समय होता है, क्योंकि कभी भी कोई भी कोशिका तुरंत विभाजित नहीं होती है। नया कोशिका बनने के बाद वो अपना पूरा कार्य करती है, उसके बाद वो अपना कोशिका विभाजन के दौर में जाती है। तो मतलब हर केंद्रक का एक अपना टाइम होता है। इंटरफेज के बाद मैटोटिक फेज। इंटरफेज का मतलब पूरा कोशिका का जो अपना ग्रोथ से लेकर के कार्य तक का समय है वो इंटरफेज है। फिर उसके बाद मैटोटिक फेज है, जिसमें 5 से 10% का समय मैटोटिक फेज में होता है। फिर उसके बाद केंद्रक का विभाजन हो जाता है। केंद्रक का विभाजन पहले होता है, फिर दोस्तों उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है साइटोप्लाज्म का। जैसा कि हम बताए हैं, ये एक कोशिका है जिसमें साइटोप्लाज्म है और ये केंद्रक है। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन हुआ दोस्तों। केंद्रक का विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन के बाद 2 नई कोशिका का निर्माण हो गया। अब इस प्रकार का विभाजन आनुवांशिक स्थायित्व बना रहता है, मतलब इस प्रकार के विभाजन में आनुवांशिक स्थायित्व बना रहता है। अब ये टर्म का मतलब समझिए दोस्तों, ये है आपकी कोशिका और ये बीच में है केंद्रक और फिर चारों तरफ है कोशिका द्रव्य। ये कोशिका अपने परिपक्व मैच्योर हो चुका है, ये डिवीजन या विभाजन के लिए तैयार है। अब हुआ क्या, इस कोशिका में समसूत्री विभाजन में होता क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। समसूत्री विभाजन में इस कोशिका का जो केंद्रक होता है सबसे पहले वो डिवाइड हो गया। केंद्रक डिवाइड होने के बाद इस कोशिका में केंद्रक के साथ साथ कोशिका द्रव्य के डिवीजन के साथ नई डॉटर सेल का निर्माण हो गया। इसको बोलते हैं मदर सेल, ये है आपका डॉटर सेल। अब आपको बताएं कि आनुवांशिक स्थायित्व बना रहता है समसूत्री विभाजन में। इसका मतलब क्या है कि अगर हम मानव के गुणसूत्र की अगर बात करें तो 46 गुणसूत्र अगर यहाँ है तो यहाँ पर भी 46 गुणसूत्र और यहाँ पर भी 46 गुणसूत्र होंगे। अब सोचिए, इस 46 गुणसूत्र डिवाइड तो हुआ है, लेकिन 46 और 46 गुणसूत्र ही हैं, मतलब आनुवांशिक स्थायित्व बना है। समसूत्री विभाजन में आनुवांशिक स्थायित्व बना रहता है। समसूत्री, सम मतलब समान, मतलब आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गुणसूत्र का समान विभाजन हुआ है, आप देख पा रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन माइटोसिस। ये जो समसूत्री विभाजन होता है
ये सोमैटिक सेल में होता है। किस में होता है? सोमैटिक सेल में। अब ये सोमैटिक सेल का मतलब ये होता है, सोमैटिक का सोमा मतलब होता है बॉडी, सोमा का मतलब होता है बॉडी। बॉडी किससे बना हुआ है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बना हुआ है? सेल से। ये जो सेल बॉडी का निर्माण करते हैं, ये जो सेल हैं जो बॉडी का निर्माण करते हैं वो समसूत्री विभाजन ही करते हैं। ये जो सेल हैं जो बॉडी का निर्माण करते हैं, स्किन का निर्माण करते हैं आपके, वो सब समसूत्री विभाजन के दौरान, उनके अंदर समसूत्री विभाजन ही होता है, उसी के दौरान हमारे बॉडी का निर्माण होता है। तो जो बॉडी सेल होते हैं वे समसूत्री विभाजन के दौरान ही बनते हैं, इसीलिए इनको बोला है सोमैटिक सेल। सोमैटिक का मतलब ही होता है बॉडी सेल, सोमा का मतलब होता है बॉडी। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? हमारे बॉडी के मेंटेन करने में, बॉडी को बनाने में। जैसे घाव हो गया है, अब घाव को फिर से भरना है, तो ये आपका नया सेल आएगा। तो नए सेल का निर्माण कैसे होता है? समसूत्री विभाजन से होता है। क्यों? अब आप ये सोचिए, क्या आप चाहते हैं कि अगर हमारे स्किन का कलर, सपोज करिए हमारे स्किन का कलर ब्राउन है और यहाँ से घाव हो गया यहाँ, और फिर से अगर नया स्किन आ रही है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि हमारी जो नई स्किन हो वो हमारी पुरानी स्किन के तरह ही हो? आप जरूर चाहेंगे। आप चाहेंगे आनुवांशिक स्थायित्व बना रहे, आप चाहेंगे इनमें कोई परिवर्तन न हो, आप चाहेंगे ये जो सेल के नए सेल का डिवीजन हो रहा है, नए सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, उस नए सेल के फॉर्मेशन में कोई परिवर्तन न हो। तो ये परिवर्तन न हो, इसके लिए यहाँ इस स्किन पर समसूत्री विभाजन के कारण, समसूत्री विभाजन के दौरान जो सेल बनेंगे वो सेल आनुवांशिक स्थायित्व रखते हुए आपके पुराने सेल की तरह नए सेल का निर्माण हो जाएगा। कोई इसमें चेंजेस नहीं आएगा। जैसा कि हमने देखा कि अगर यहाँ पर 46 गुणसूत्र हैं, तो समसूत्री विभाजन के बाद जो सेल बन रहे हैं उनमें भी 46 गुणसूत्र हैं। अब अंगों का रीजनरेशन, जैसे कि अगर स्किन है, हम नहीं चाहेंगे कि ब्राउन था, अब चोट लग गया, घाव लग गया, उसके बाद जो स्किन आ रहा है वो सफ़ेद हो जाए। हम ये चाहेंगे ही नहीं चाहेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा जो ब्राउन है वो मैच करे, जैसा हमारा पहले था वैसे ही हो जाए। तो हम चाह रहे हैं कि हमारे में कोई मतलब चेंजेस ना हो, स्थायित्व बना रहे। तो ये समसूत्री विभाजन के कारण ही ऐसा होता है हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी सेल का जो निर्माण होता है वह बॉडी सेल का निर्माण समसूत्री विभाजन के दौरान ही होता है। ये हमने देखा। नेक्स्ट हम एक और पॉइंट देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो समसूत्री विभाजन है उसमें क्रोमोसोम के नंबर क्या होते हैं? वो सेम होते हैं। विभाजन के दौरान भी क्रोमोसोम के नंबर सेम होते हैं। अब आप सोचिए यहाँ पर 46 है, लेकिन अब वो 46 गुणसूत्र कैसे? 46 गुणसूत्र अपना मैच्योरिटी लेवल में जाते जाते अपने गुणसूत्र की संख्या बढ़ा देता है, ताकि उसको पता है कि जब वो नया फॉर्मेशन होगा तो गुणसूत्र दोनों में 46 होंगे। दोस्तों आपने देखा कि डॉटर जो सेल होते हैं वो मदर सेल के क्लोन होते हैं। मतलब जो डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल है, ये दोस्तों ये जो डॉटर सेल है, ये डॉटर सेल मदर सेल के एकदम क्लोन है, एकदम सेम है। उनका स्ट्रक्चर, उनका क्वालिटी, उनके प्रॉपर्टी वो लगभग सेम है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो डॉटर सेल बने हुए हैं वो मदर सेल के एकदम क्लोन है, क्लोनिंग हुआ है एकदम, मतलब लगभग प्रॉपर्टीज हर चीज़ सेम है। तो हमने देखा दोस्तों समसूत्री विभाजन में, माइटोसिस विभाजन में किस प्रकार से हमारा यह विभाजन कहाँ पर होता है? हमारे बॉडी पर, बॉडी सेल का निर्माण। आइए हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। दोस्तों मियोसिस में मियोस का मतलब होता है लेस, मियोस का मतलब होता है लेस, मतलब कम। अब मतलब अर्धसूत्री विभाजन मतलब जैसा आपका क्रोमोसोम मदर सेल का है, डॉटर सेल के बनते बनते जो क्रोमोसोम है उसकी संख्या अर्ध मतलब आधी हो जाती है। मियोस का मतलब लेस हो जाती है, कमी हो जाती है उसमें। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य के 2 बार विभाजन होता है। इसमें केंद्रक और कोशिका द्रव्य के 2 बार विभाजन आपको देखने को मिलेंगे। यह द्विगुणित कोशिका डाइपोलॉइड सेल में होता है। इसकी खोज फार्मर व मुरे ने किया है। इसकी खोज कौन किया है दोस्तों? फार्मर व मुरे ने। हम इसको पढ़ेंगे। यह द्विगुणित कोशिका डाइपोलॉइड सेल में होता है यह विभाजन। देखिए इसमें हम देखने को मिल जाएगा
कि इसमें दो टाइप से विभाजन होता है। पहला मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है दोस्तों, गुणसूत्रों की संख्या जो द्विगुणित होती है उससे अगुणित होती है। बता रहे हैं अभी हम क्या हो रहा है ये। फिर अगुणित से अर्ध गुणसूत्र बनते हैं। मतलब आप देखेंगे मियोसिस प्रोसेस में 4 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। जैसे आप देखिए, ये आपका एक सेल है, ये सेल है दोस्तों। इस सेल में सपोज करिए ये केंद्रक है। इस केंद्रक में ये 46 गुण, मतलब ये 46 गुणसूत्र वाला सेल है। इसका जब डिवीजन हुआ पहला, ये हो मियोसिस फर्स्ट, ये मियोसिस फर्स्ट है और ये मियोसिस सेकेंड है। जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से 46 गुणसूत्र 23 और 23 गुणसूत्रों में डिवाइड हो गया। अब ये जो 23 और 30 गुणसूत्र हैं, ये फिर से मियोसिस सेकेंड में जब हुआ तो 23 से इसमें जो बना, यहाँ पर भी 23 गुणसूत्र है, यहाँ पर भी 23 गुणसूत्र है, यहाँ पर भी 23 और यहाँ पर भी 23। अब ये नहीं कि यहाँ पर भी आधा हो जाता है, नहीं। अब आप देख रहे हैं कि अंत में, मियोसिस के अंत में, अर्धसूत्री विभाजन के अंत में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं। अब आप देख पा रहे हैं जब मियोसिस फर्स्ट से मियोसिस सेकेंड में जा रहे हैं, थोड़ा सा लेवल ऊपर हो गया, लेकिन आप एक बार समझ जाएंगे कि अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या है तो समझ में आ जाएगा। तो अर्धसूत्री विभाजन में मियोसिस फर्स्ट तक तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन हुआ है। यहाँ तो अर्धसूत्री विभाजन समझ में आ रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन न होकर के हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ समसूत्री विभाजन ही हुआ है। यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आया है। वही हम बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो अर्धसूत्री विभाजन है, इसमें अंत में, मियोसिस के अंत में जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो इसमें आपको 4 अगुणित कोशिकाएं मिलेंगी। ये जो विभाजन होता है दोस्तों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में होता है। मतलब आप देखेंगे कि किस प्रकार से स्पर्म सेल और किस प्रकार से स्पर्म सेल और एग सेल मिल करके, सपोज करिए ये स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल और एग सेल मिल करके किस प्रकार से एक नया सेल ऐसा बना देते हैं, एक नई स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिस सेल में एक नए हाथ होते हैं, नया पैर होता है, नया आंख होता है, पूरे बॉडी एक नई हो जाती है। मतलब कैसे 2 सेल मिल करके एक नई चीज का निर्माण कर दिए। ये आपका अर्धसूत्री विभाजन से ही संभव है। क्या समसूत्री विभाजन से हो सकता है? समसूत्री विभाजन में ऐसा विभाजन होता है जिसमें क्वालिटी एकदम सेम होती है, कोई नया चीज नहीं बनता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में आप देख पा रहे हैं स्पर्म सेल और एग सेल मिल करके किस प्रकार से एक नया सेल का निर्माण किए, और इस नए सेल में इतनी क्वालिटी होती है, इतना पावर होता है, एक नया बॉडी पार्ट निर्माण कर सकता है। ये जो छोटा सा स्पर्म सेल और एग सेल है, ये आपस में मिल करके किस प्रकार से एक नया ऐसा सेल बनाया है जो एक नई जनरेशन, एक नई बॉडी को बना सकता है, हर चीज नया। सोचिए 2 ऐसे सेल हैं जिनसे मिलकर के एक ऐसा नया सेल बना जिसका पूरा का पूरा हर चीज नया है, हर चीज एकदम चेंज हो चुका है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह विभाजन केवल लिंगी जनक या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में होता है। अर्धसूत्री विभाजन यह परागकण, बीजांड में तथा जंतुओं में टेस्टिस और अंडाशय में होता है, जैसा कि हम आपको बताएं स्पर्म सेल और एग सेल में। इसमें भी जीवन G2 और S अवस्था के बाद M1 और M2 अवस्था आता है। जीवन G2 इससे पहले भी हमने बताया है। जीवन का मतलब पहला गैप, S मतलब सिंथेसिस और फिर G2 मतलब फिर गैप, फिर M1 स्टेज और फिर M2 मतलब पहले मैच्योर होगा सेल, तुरंत डिवाइड नहीं होता है, पहले मैच्योर होगा, फिर कुछ प्रोटीन का डीएनए का निर्माण करेगा, फिर मैच्योरिटी लेवल आएगी, फिर उसके बाद M1 M2 मतलब डिवीजन के तरफ बढ़ेगा। तो मियोसिस में दो बार विभाजन होता है, केंद्रक का और कोशिका द्रव्य का 2 बार विभाजन। एक बार यहाँ पर केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ और फिर एक बार यहाँ पर केंद्रक और कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ। बस देखने से ये लग रहा है यहाँ पर तो अर्धसूत्री दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अर्धसूत्री न दिख करके समसूत्री दिख रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आपको आज कोशिका द्रव्य के और केंद्रक द्रव्य के
कैसे विभाजन होते हैं, कैसे नया सेल का निर्माण होता है हमारे शरीर में, कहाँ पर सेल का विभाजन कैसे होता है, इसके लेकर के हमने आपसे खूब अच्छे से चर्चा की है। आपको लगा हो कि दोस्तों हमने कोई सार्थक मेहनत किया है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए। दोस्तों अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, अपने सभी दोस्तों को बताइए। और अगर आपको कोई सुझाव हो कि हम कुछ सुझाव आपका हो जिससे हम इसको और अच्छे से कर सकते हो, तो हम आपके सुझाव के लिए हमेशा से इंतज़ार करते हैं। आपके सुझावों पर हम अमल करने की पूरी कोशिश भी करते हैं।